हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की क्रैश कोर्स की क्वेश्चन की क्लास में, जिसमें आज हम बात करेंगे ऊष्मा से संबंधित प्रश्नों की। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम फिजिक्स के सेगमेंट में आपके ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे और आपका यह जो क्रैश कोर्स का क्वेश्चन जा रहा है ये उसमें आज ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऊष्मा के क्वेश्चन करेंगे। तो ओके, तो चलो बिना देर किए आज के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए फटाफट स्टार्ट किया जाए। चलो अब देखो यहां पे देखें, बिल्कुल एकदम सेट है वीडियो। हाँ बिल्कुल, चलिए देखिए, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पक जाता है? क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, या कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जल्दी जाओ बच्चा, कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि जो अधिक दाब पर पानी क्या होता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है। क्या होता है? अधिक दाब पर पानी क्या होता है? अधिक दाब पर पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, अधिक दाब पर पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना पकने का कारण यही है कि क्या हो जाता है, जो अधिक दाब होता है उस पर पानी क्या होता है, कम तापक्रम पर ही उबलने लगता है। क्यों? प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाता है ना। प्रेशर कुकर में दाब क्या होता है? प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। देखिए हमारे टाइपिस्ट ने भी टाइप कर दिया है कि गोरख, कहां पे क्वेश्चन आया है? गोरखपुर डीजल सहायक कोई परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था। तो बिल्कुल हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, क्या करा रहे हैं, हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है या वायु दाब घट जाता है। देखो सबसे पहले जानो कि जो गुब्बारा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन के साथ क्या होती है, हीलियम भरती। क्या होती है? हीलियम भी भरी होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहा है कि वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि ऊपर जाने पे क्या होगा, ऊपर जाने पर जो वायु दाब क्या है, ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है। ऊपर जाने पर क्या होगा, ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है। ठीक है, चलो फाउंटेन पेन क्या कर रहा है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, केशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत या द्रवों की श्यानता। तो फाउंटेन पेन जो है किस क्रिया के ऊपर या किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है? तो यहां पे आप ये जानो कि आपने पढ़ा होगा केशिकात्व। क्या पढ़ा होगा? केशिकात्व। केशिकात्व क्या है भैया? तो केशिकात्व वह घटना है जिसमें द्रव क्या होते हैं, द्रव केश नली के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। क्या होते हैं? द्रव केश नली के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग दातुन करते हैं, तो हम दातुन करते हैं, देखते हैं, तो अंत में जो दांतों का निचला सिरा होता है वहां पे देखते क्या है, वहां पे भी हल्का सा जो जल का जो है संबंध हो जाता है, मतलब पानी जो है वहां भी पहुंच जाता है। ठीक है, आपने लालटेन जलते हुए देखा होगा,
ठीक है। लालटेन में क्या होता है, तो लालटेन में भी जो है मिट्टी का तेल जो कैसे चढ़ता है बत्ती में, वो बत्ती में उपस्थित जो केसनलियां होती है उसके सहारे ऊपर चढ़ता है। आपने एग्जाम्पल देखा हो कि वर्षा होती है, तो वर्षा होने के पहले क्या होता है, किसान अपने खेतों को जोत देते हैं। उससे क्या होता है, जोतने से जो वर्षा का जल है क्या है, वो मिट्टी में क्या है, केसनलियों के सहारे मिट्टी को क्या करता है, बिल्कुल नम कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, जो फाउंटेन पेन है उसमें क्या होती है, स्याही भरी जाती है। तो क्या होती है, स्याही उसमें उपस्थित जो केसनलियां होती हैं उसके सहारे चढ़ जाती हैं। अब देखो, आप किसी बाल्टी में से कपड़ा पकड़ के लटका दो, अब कपड़े का थोड़ा सा भाग अगर पानी में रहेगा तो आप देखते हैं ना कि धीरे धीरे क्या होता है, पूरा कपड़ा भीग जाता है। क्यों, कपड़े में उपस्थित जो केसनलियां होती हैं क्या होती हैं, उसके सहारे वो पानी जो है ऊपर चढ़ जाता है। तो यहां पे क्या आंसर आपका हो जाएगा, केशिका क्रिया। क्या हो जाएगा, केशिका की क्रिया। ठीक है, क्लियर है। चलो, परम शून्य ताप क्या है, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, या वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। परम शून्य ताप पूछ रहा है। देखो, आप समझ जानते हो कि परम ताप कितना होता है, ये 273 केल्विन होता है ना। तो ये कौन सा ताप है, ये सैद्धांतिक रूप से क्या है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। क्या है ये, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ध्यान दीजिएगा, परम शून्य ताप क्या है, यह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। ठीक है, इस क्वेश्चंस की जो आपकी एक्सप्लेनेशन की जो पीडीएफ होगी वो आपको हर क्वेश्चन के नीचे आपके पीडीएफ में आपको मिलेगी। ठीक है, यहां पर सिर्फ आंसर कराएंगे और जो भी क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको बताएंगे। ये लिखित रूप में आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, चलो यहां पे देखो, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाना पड़ता है। ठीक, इसका कारण क्या है, ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। अब देखो, ठीक है, यहां पे क्या पूछ रहा है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, क्लियर। ओके, ठीक है। अब देखो ए भी सही है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाना पड़ता है। ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन पकाने के लिए उसमें नमक क्या होता है, नमक मिलाया जाता है। ठीक है, और ऊंचाई वाले स्थानों क्या होता है, तापमान क्या है, तापमान थोड़ा सा कम होता है। तापमान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तापमान कम होता है। तो ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे देखो ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है, लेकिन क्या है, जो आर है ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, आर क्या है, ए की व्याख्या नहीं है। तो यहां पे ए और आर क्या है, दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है क्या, ए की व्याख्या नहीं है। कह रहा है बायल के नियम का सूत्र है, बायल के नियम का सूत्र है भी समानुपाते 2/p, भी समानुपाते 1/v स्क्वायर, p समानुपाते v/5 या v समानुपाते 1/p। जल्दी बताओ फट से। अब देखो, आपने बायल का नियम पढ़ा होगा। ठीक है,
चार्ल्स का नियम, बायल का नियम। ठीक है, यहां पे दो चीजें आपकी क्या है, दो नियम आपने पढ़े हैं, ये किसके लिए है? देखो बायल का जो नियम है किसके लिए होता है, तो ये बायल का नियम किसके लिए भैया? आदर्श गैस के लिए। किसके लिए है? आदर्श गैस के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था इसमें? उन्होंने कहा था कि अगर ताप नियत हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ताप नियत हो, ठीक है, तो किसी गैस का आयतन, आयतन यानी V, आयतन यानी V, ठीक है, किसी गैस का आयतन उसके परम दाब के क्या होता है? परम दाब के व्युत्क्रम होता है, परम दाब के व्युत्क्रम होता है। यहां पे देखिए क्या है, V व्युत्क्रम है, लेकिन क्या है? 2/, यहां पे P है, यहां पे P है, यहां पे P है, यहां पे क्या है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बायल का नियम लागू होता है, तो बायल का नियम आदर्श गैस के लिए लागू होता है। ठीक है, बायल का नियम आदर्श गैस के लिए लागू होता है, और बायल का नियम ये कहता है कि किसी आदर्श गैस के लिए नियत ताप पर उस गैस का आयतन V उसके परम दाब के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, यानी V प्रोपोर्शनल 1/P। ओके, तो ये क्या है? बायल का नियम कहता है। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका? बायल का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर किसी गैस का आयतन उसके परम दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V समानुपाती 1/P। और जो बायल का नियम होता है वो किस पे लागू होगा? आदर्श गैस पे लागू होता है। आप सभी जानते हो कि आदर्श गैस क्या है, सॉरी आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV बराबर nRT। क्या है? PV बराबर nRT। ठीक है, PV बराबर nRT। क्लियर है? चलो केल्विन पैमाने में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि केल्विन पैमाने में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 290 केल्विन, 310 केल्विन, 300 केल्विन या 305 केल्विन? तो देखो यहां पर ताप के 3 पैमाने होते हैं। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, यही होता है ना, एक क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है केल्विन, एक होता है फारेनहाइट। ओके, ठीक है ना? तो यहां क्या पूछ रहा है? मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन पैमाने में कितना होता है? तो आप देखिए यहां पे क्या करेंगे आप, अब आप सभी जाने कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे? 273 प्लस 37, इसको दोनों को जोड़, क्योंकि भाई का ये तो परम ताप है 273 ना, 273 क्या है? परम ताप है। तो 273 और आपका 37, तो 7 3 10, 7 3 10 11 और 2 1 3, कितना जाएगा? 310। क्या आपका ऑप्शन 310 है? बिल्कुल ठीक है। तो सामान्य जो है मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वह केल्विन पैमाने पर कितना हो जाएगा? तो वह केल्विन पैमाने पर 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है। ठीक है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है। क्यों? वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी उष्मा को विकृत कर देते हैं, वे पसीना सोख लेते हैं, या वे आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो सफेद कपड़े जो पहनना क्यों आरामदेह होता है?
कपड़े तो आरामदेह होते ही हैं सफेद वाले, आप जानते ही हो। तो उसमें होता क्या है, देखो पसीना सोख लेना ये तो एक अलग मैटर हो गया, आंखों को शीतलता प्रदान करना ये एक अलग मैटर हो गया। आंखों को शीतलता तो हरा रंग प्रदान करता है, यही रीजन है ना कि अस्पतालों में जो है हर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग हरे या नीले कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो आंखों को सुकून देते हैं। लेकिन यहां पूछ रहा क्यों पहनना आरामदेह होता है? क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में जो उष्मा पड़ती है कब शरीर पर, ठीक है, गर्मियों में क्या करते हैं वो सफेद कपड़े क्या करते हैं, अपने जो उनकी जो उष्मा पड़ती है उनके ऊपर क्या करते हैं, उसको उस उष्मा को पूरा परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए क्या होता है, हमको आरामदेह होता है। अगर वही ब्लैक पहन लिया जाए काला, तो फिर समझ लो काला जो है क्या करेगा, पूरी उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा। काला क्या करेगा, काला पूरी उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, काला जो है क्या होता है, पहनने में थोड़ा सा आरामदेह नहीं होता। ठीक है, चलो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, इसका रीजन क्या है भैया, देख लो फटाफट आप लोग। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। देखो जब तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है कि जो वाष्पीकरण की जो दर होती है तेज होती है, कम होती है, ऊंची। देखो तेज हवा में क्या होता है, जो तेज हवा होती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है जल का जो है क्या वाष्पीकरण दर क्या होता है, तेज हवाओं में वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब वाष्पीकरण की दर तेज जाएगी तो क्या होगा, रात्रि में ओस क्या होगी, नहीं बनेगी। क्या होगा, ओस नहीं बनेगी। तो यहां पे क्या होता है, जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो जल का जो वाष्पीकरण होता है ना, वो क्या होता है, उसकी दर तेज बढ़ जाती है। क्या होती है, तेज होती है, इसलिए क्या है, ओस नहीं बनती। ठीक है, चलो कह रहा जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। इसका रीजन क्या है, पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो बोतल क्या होती है, बोतल टूट जाती है। इसका रीजन क्या है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाएगा तो क्या होता है, उसे अगर वो जम जाए तो क्या होता है, बोतल टूट जाती है। इसका रीजन क्या है, सीधी सी बात, इसका रीजन क्या है, जब पानी जमता है तो क्या है, पानी जमने क्या होता है, घन तो बढ़ जाता है, यानी पानी फैलता है। क्या होता है, पानी जमने पर क्या होगा, पानी जमने पर फैल जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, पानी जमने पर फैल जाता है। ठीक है, चलो थर्मोस्टेट वह यंत्र है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है, जो ऊष्मा का मापन करता है, तापक्रम का मापन करता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, या किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट क्या है, थर्मोस्टेट बताओ फटाफट। देखो थर्मोस्टेट, तो थर्मोस्टेट जो है ना, थर्मोस्टेट एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी निकाय का तापक्रम
स्वनियंत्रित करता है। क्या करता है? सेल्फ कंट्रोल करता है। ठीक है, थर्मोस्टेट क्या है? यह किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन मजेदार है कि नहीं, बिल्कुल बता दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन का स्टेटस कैसा है, क्वेश्चन किस लेवल के हैं, बिल्कुल देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक पूछ रहा है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, एंगस्ट्रॉम या केल्विन। ताप का एसआई मात्रक देखो यहां पर। अब देखो ताप का जो मात्रक क्या है, ताप का एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? विद्युत धारा का ना, धारा का मतलब एम्पियर है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या है? ठीक है, केल्विन देख लो, डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे क्या है? ताप का जो एसआई मात्रक है वो क्या है भैया? ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। क्या है? केल्विन है। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। आप देखते नहीं, देखिए 6 मूल राशियां जानते ही हो, 6 मूल राशियां। एक है क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और ताप, और एक क्या? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, एक क्या है आपका? अब देखो, जो ये लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या है? कैडिला। क्या है? कैडिला। ताप का मतलब क्या है? केल्विन। और इसकी मात्रा क्या है? पदार्थ की मात्रा का मतलब क्या है? मोल। ठीक है, तो यहां पे देख लो आप लोग कि ये क्या है? ये मूल राशियां हैं और ये क्या है? इनके मूल मात्रक हैं। ठीक है, ये क्या है? मूल राशियां हैं और ये क्या है? मूल मात्रक है। ओके, इन्हीं मूल राशियों से क्या निकलती हैं? इन्हीं मूल राशियों से व्युत्पन्न राशियां निकलती हैं। ठीक है, क्या निकलती हैं? व्युत्पन्न राशियां निकलती हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है? 6 मतलब जो है आपकी राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा, इनके ये मात्रक हैं। तो यहां देखिए ताप का मात्रक क्या आपका है? केल्विन। तो ताप का मात्रक क्या हो गया आपका? केल्विन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, वहां किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। ठीक है, ठंडे प्रदेश बात कहां कर रहा है? बात कर रहा है ठंडे प्रदेशों की। तो कह रहा है ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, वहां पर किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? इसका रीजन पूछा है आपसे। तो इसका रीजन क्या है? जल ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है, जल की विशिष्ट उष्मा कम होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, या कह रहा है कि ठंडे प्रदेशों में जड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण होता है। ठीक है, जड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण होता है। देखो, जो जल की विशिष्ट उष्मा होती है वो क्या होती है? जल की विशिष्ट उष्मा यहां पे क्या होगा? जल की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? जल की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है।
ठीक है, तो क्या भैया देखो, जो जल है क्या, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती। क्या होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती। कितना होती है यह, 4.18। कितनी होती है, 4.18 जूल। ठीक है, ठीक है, आप सभी जानते हो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 4.18। ओके, तो क्या है यहाँ पे आंसर आपका, इसका आंसर क्या है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक हो जाती, अधिक होती है। एक ग्राम वाले पदार्थ का तापमान, देखो 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या बोलते हैं। अगर कोई 1 ग्राम का पदार्थ है तो उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, या कोई नहीं। देखो, अगर किसी कोई पदार्थ, जो कह रहा है ना कि 1 ग्राम कोई पदार्थ है, अगर इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो ये क्या कहलाएगी, तो इस प्रकार की ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार की ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, ओके, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है कि घट जाता है, कि पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, या जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो देखो, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, के बीच गर्म करेंगे, तो क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन घट जाएगा। क्या होगा, आयतन घट जाएगा। ठीक है, जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, द्रव यानी जल का क्या, जल का वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, जल का वाष्पीकरण होगा ना, तो क्या होगा, तब उसका आयतन घटेगा ना। ऐसा तो है ना कि पानी को यहां से यहां तक गर्म करेंगे तो पानी के वैसे वैसे रहेगा। अरे भाई, पानी क्या है, पानी क्या बने, पानी का वाष्पीकरण होगा, तो जब पानी का वाष्पीकरण होगा तो क्या हो जाएगा, पानी का आयतन घट जाएगा। ठीक है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान को 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कर दिया जाता है। जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि जो पानी का तापमान है 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। पहला क्या है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे, तो यहां पे क्या है भैया, जब जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या परिवर्तन होगा, जब उसका आयतन क्या होगा, 9 डिग्री सेंटीग्रेड 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो क्या होगा, आयतन पहले घटेगा। ध्यान दीजिएगा, आयतन पहले घटेगा, फिर बाद में क्या होगा, बढ़ जाएगा। आयतन क्या होगा, आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। ठीक।
ठीक, सीधी सी बात है। जब तापमान अगर घटेगा, तापमान घटेगा तो क्या होगा, पानी के आयतन में क्या होगा, जब पहले क्या होगा, पहले जब गर्म करेंगे वो करेंगे वाष्पीकरण करेंगे, तो जब 9 डिग्री सेंटीग्रेड पानी क्या करेंगे, 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो क्या आयतन पहले घटेगा, लेकिन जब उसका तापमान क्या घटेगा तो क्या हो जाएगा, आयतन क्या होगा, बाद में बढ़ जाएगा फिर। तो कहने का मतलब अगर ये कंडीशन आती है कि 9 से 3 होता है तो क्या होगा, आयतन पहले घट जाएगा और फिर बढ़ जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, देखो 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री केल्विन। तो देखो यहां पे ये जो आपका दिया 98.4 ये डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, क्या होता है, ये फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, ये फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर यहाँ पे 98.4 फ़ारेनहाइट होता तो सही होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। लोहे की कील जो है कह रहा है पारे पर तैरती है लेकिन पानी में वह डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसका रीजन पूछ रहा है आपसे कि लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है, लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। ठीक है, लोहे का भार जो है कह रहा है कि यहाँ पानी से अधिक है और पारे से कम है, यहाँ कह रहा है कि घनत्व जो है पानी से अधिक है पारे से कम है, या पारा जो है पानी से भारी है। अब देखो क्या कह रहा है कि लोहे की कील जो है पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो जो लोहे का जो घनत्व होता है, घनत्व यहाँ पे क्या भार से नहीं मतलब है, यहाँ पे मतलब किसी घनत्व से। तो जो लोहे का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, लोहे का घनत्व क्या है, पानी से अधिक है लेकिन पारे से क्या है, पारे से कम है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी जो लोहे का जो घनत्व है वो क्या है, वो पारे से अधिक, पानी से अधिक है और पारे से कम है। इस कारण जो है लोहा पानी में डूब जाता है और पारे में तैरता रहता है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आया। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते हुए यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकला। न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज और ग्लासगो। आपको आंसर क्लियर हो भी गया होगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहां पर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने क्या किया था, आर्किमिडीज ने पानी की सापेक्षता संबंधित सिद्धांत दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जब किसी द्रव को पूर्ण या आंशिक रूप से जल में डुबाया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी होती है और यह कमी उस वस्तु द्वारा डुबाए गए जल के भार के बराबर होती है। तो यहां पे क्या है आपका आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज जो है उन्होंने ऐसा किया था। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनाया जाता है तांबे से बनता है कि पीतल से बनता है कि एल्युमिनियम से बनता है या जस्ते से बनता है। कैलोरीमीटर किससे बनता है पूछ रहा है आपसे। अब देखो भैया जो कैलोरीमीटर बनता है, कैलोरीमीटर क्या है, कैलोरीमीटर ऊष्मा का, ऊर्जा का,
यहाँ पे क्या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है ना, किसका मात्रक है, उष्मा का मात्रक कैलोरी है। ठीक है, तो ये कैलोरीमीटर बनता किससे है, ये बनता है तांबे से। किससे बनता है, तांबे से। ठीक है, किससे बन जाएगा वो, तांबे से बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है, देखिए फ्रीजर में आप देखते होंगे, फ्रीजर में कभी कभी बर्फ जो है जम जाती है, तो उसमें लिखा रहता है कि ब्लू बटन को प्रेस कर दें। तो यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। यदि फ्रीजर में बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन यानी जो कूलेंट होता है बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। ठीक, अब क्या है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। बर्फ क्या है, एक दुर्बल चालक है। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि जब फ्रीजर में बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रभावित होता है। बिल्कुल, शीतलन प्रभावित क्यों होता है, क्योंकि बर्फ क्या है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। क्या है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण। ठीक है, क्लियर है। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, चलो यहां पे देखो, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। जैसे कोई बिस्कुट हल्का सा जो है नम हो गया है ना, हल्का सा, तो कह रहा है कि जब सीले बिस्कुटों को फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह थोड़ी देर में कुरकुरे हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है, ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आती है या फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। सुनो फिर से, ठंडे से अतिरिक्त नमी जो है बाहर आती है, फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रीज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है, यहां पे कहते हैं आर्द्रता कम होती है, यहां पे कहते हैं आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। या फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, फ्रिज के अंदर क्या होती है, आर्द्रता कम होती है, क्या होती है, नमी जो है कम होती है। इससे क्या होता है, जो अतिरिक्त नमी होगी क्या होगा, वो क्या होगी, बिल्कुल एब्जॉर्ब जाएगी। क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब जाएगी। तो फ्रिज में क्या है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी क्या होती है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी कम होती है, इसलिए क्या होती है, जो बिस्किट की जो नमी है वो क्या होगी, बिल्कुल एब्जॉर्ब जाएगी। तो क्या होगा, यहां पे आंसर आपका बी हो जाएगा। आंसर क्लियर है। चलो, अगर बहुत उच्च तापमान को मापना हो तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, मरकरी तापमापी, प्लेटिनम तापमापी, ताप वैद्युत या उपरितन, कोई नहीं। बहुत उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है
चलो देखते हैं इसको। अब देखो बच्चों, जब बहुत अधिक मतलब जब बहुत हाई टेम्परेचर का मापन करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम ताप वैद्युत प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, ताप वैद्युत उत्तमापी मांगते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ताप वैद्युत उत्तमापी। ओके, क्या नाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं कब, जब हमको हाई टेम्परेचर को कैलकुलेट करना होता है। जब कुएं से पानी का बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, देखिए जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी की बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान, ठीक है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि तो देखो यहां पर जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, आप देखा ना, मैंने भी बताया आपको कि जो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उसके भार में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, तो जब बाल्टी जो है पानी में जाएगी तो उसके भार में कमी आएगी, लेकिन जब वो बाल्टी ऊपर पानी की सतह के ऊपर आएगी तो क्या होगा, उसके भार में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी ना भैया। ठीक है, तो क्या होगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो पानी क्या है, पानी की बाल्टी क्या है, बिल्कुल भारी हो जाती है। चलो, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम ताप, उसका कम वेग, या उसका दाब, या उसका घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, देखो यहां पर ताप की भी बात नहीं होगी, वेग की भी बात है, दाब, इन तीनों का कंडीशन क्या कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, आपका घनत्व होगा। क्या होगा, घनत्व, क्योंकि कोई भी वस्तु जब घनत्व जिसे क्या होगी, हल्की या भारी होगी, तभी उसका क्या है, असर पड़ेगा। तो यहां पर देखो बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, उनका घनत्व क्या होता है, उनका घनत्व आपका कम होता है। ठीक है, उनका घनत्व क्या होगा, घनत्व कम होगा। ठीक है, चलो, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां नियत तापी होती हैं, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय होती हैं, झील की तली पर जल नहीं जम पाता, या बर्फ उष्मा का उत्तम चालक है। देखो क्या पूछ रहा है आपसे कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित क्यों रहती हैं, क्योंकि जानते हैं क्या है, झील की तली पर क्या होता है, झील की तली पर जल नहीं जमता। जो झील होती है उसकी तली पर क्या, तली क्या है, पेंदी, तली मतलब बॉटम, उसमें क्या है, जल नहीं जम पाता। तो जल नहीं जमेगा तो क्या होगा, मछलियां आपकी जीवित रहेंगी। ठीक है, चलो, ये कितना क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरता है, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ कुछ पानी सोख लेता है और तैरता है। बर्फ और पानी के बीच रासायनिक क्रिया के कारण क्या है, बर्फ का घनत्व पानी घनत्व से कम होता है, या इसमें से कोई नहीं, बताओ फटाफट। तो देखो यहां पर देख लो ध्यान से
कि बर्फ जो है वो पानी में क्यों तैरती है। बर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व क्या होता है, बर्फ का घनत्व जो है क्या होता है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, देखो क्या कह रहा है, दाब के बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है कि बढ़ता है कि अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, देखो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो बर्फ का जो गलनांक क्या होगा, बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, भाप में हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता है या भाप हल्का होता है। देखो भाप में हाथ क्यों अधिक जलता है, आपको पता है भाप में हाथ क्यों अधिक जलता है, क्योंकि भाप में क्या होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, भाप में क्या होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक, जब पानी में नमक मिलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों होते हैं। ठीक है, तो जब पानी में नमक मिलाएंगे तो क्या होगा, कौन सा परिवर्तन होगा, क्वथनांक बढ़ेगा और जमाव बिंदु घटेगा, क्या होगा। कहने का मतलब क्या पे हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, पानी में जो नमक मिलाएंगे क्या होगा देखो क्वथनांक बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होगा, जमाव बिंदु यानी हिमांक, जमाव बिंदु क्या होता है, हिमांक होता है। ये क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा लेकिन हिमांक क्या होगा, हिमांक घट जाएगा। ठीक है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। ध्यान दीजिएगा, ठंडी के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी गुटके दोनों को छूने पर क्या होता है कि जो लोहे का जो गुटका होता है क्या ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे गुटके का तापमान लकड़ी गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, और लोहे की तुलना में क्या होगा, लोहे का टुकड़ा लकड़ी से ज्यादा भारी होता है। ठीक है, ठीक, तो देखो अब ठंडा क्यों लगता है, आप सभी जानते हो कि जो लोहा है, धातु है, वो क्या है, उष्मा और विद्युत का चालक होता है। लेकिन लकड़ी क्या है, लकड़ी तो कुछ चालक है ना। तो यहां पे क्या है, जो लकड़ी है वो क्या होगी, लकड़ी की तुलना में लोहा क्या है, उष्मा का अच्छा चालक है। क्या है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। शीतकाल में कह रहा है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं। दो पतली कमीजें अधिक मोटी जाती हैं अतः उष्मा के संचरण को रोकती हैं। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है, या दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। या कह रहा है कि उष्मा का विकिरण नहीं होता,
उष्मा का विकिरण नहीं होता। तो देखो यहां पे बच्चे लोग क्या होता है, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, जो दो खनिजों के बीच वायु की परत होती है ना, क्या वह रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। क्या करती है वह? रोधी माध्यम। मतलब क्या है, वह उष्मा का क्या है, उष्मा का जो संचरण है वो क्या करती है, रोक लेती है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, देखो अधिक मोटी आती है, नहीं ये गलत है। क्या करती है, यह रोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अधिक रोधी माध्यम काम करती है। फिर पूछ रहा है आपसे कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है, इससे जल गर्म होता है। या भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से उष्मा का अवशोषण कर लेता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? देखो इसका रीजन क्या है कि पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है क्या होता है, वायुमंडल के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब जो पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है वो क्या होता है, वो आपके वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? कुचालक पूछ रहा है। एबोनाइट, रुई, लड़की या कागज? देखो हमारा क्या, हमारा टाइपिस्ट कह रहा है लड़की, नाट लकड़ी। हमारा टाइपिस्ट का टाइप क्या है, लड़की टाइप किया है। तो भैया लड़की तो काच कुचालक बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, तुरंत उठा के मारेगी सैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत सबसे अच्छा कुचालक है? तो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ लड़की नहीं है, यहाँ पे क्या होगा आपका, लकड़ी होगा। ठीक है, ठीक, तो क्या होगा, लकड़ी जो है विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। ओके ओके मेरे बच्चे, तो ये हमने करीब 30 से 32 क्वेश्चन जो है हमने आपके उष्मा के संबंधित उष्मा संबंध हल किए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में फिजिक्स के कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर। तब तक आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को शुक्रिया, जय हिंद।